कहता है यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण है, कितना त्वरण है? हाँ, एक चाल बराबर दूरी बटा समय, मारो ना रे। समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। एक ट्रॉली विरामावस्था ए दे दिया है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना? तो उसका वेग क्या होगा? विरामावस्था मतलब यू का मान 0 ना। ए बराबर फॉर्मूला लगा देना है v - u/t। लगा दो, जो आएगा उत्तर हो जाएगा 8 मीटर/सेकंड। कैसे बनाना है? ए का मान कितना? v का मान t का मान कितना है? अरे वही फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस ए टी। u लिखो या a बराबर v - u/t लिखो। आंसर पढ़ें। कौन सा विकल्प न्यूटन के गति के दूसरे नियम के समान है? दूसरा नियम जब ये कह दिया ना, इसका मतलब आरोपित बल जो है वो संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती, या F बराबर ma, यही ना है? आंसर बताओ कौन सा होगा। किसी गतिमान वस्तु पर लगाया गया बल, बताओ, बल त्वरण के समानुपाती होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा कांस्टेंट न रहता है। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए और संतुलित बल से स्वतंत्र रहती है कि निर्भर करती है? ये एकरा पर निर्भर न कर रहा है रे। स्वतंत्र रहना मतलब कोई संबंध नहीं हो। बोलिए। इतना केजी समान त्वरित हो रही है, आवश्यक बल की मात्रा F बराबर ma। F कितना? m कितना? हाँ, 10, 2.5, 12.5 मार देना। ये है ऑप्शन में तुम्हारे इंतजार। 10, 25। पढ़ें। किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत होता है जिसमें बल लगाया जाता है, तो क्या कर W बराबर अगर एफ एफ कॉस थीटा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बताओ? W बराबर कितना? 0। 180 होगा तो क्या होगा? ऋणात्मक। पढ़ें। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है F समानुपाती m1 m2 और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होगा। उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमान के गुणनफल गुरुत्वीय स्थिरांक ई नहीं होगा, उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता। ये गुरुत्वीय स्थिरांक का मतलब हुआ जी, बड़ी जी। हाँ, जैसे कांस्टेंट रहता है चला, तो इस कांस्टेंट पर निर्भर करता है ना। इस पर F बराबर फॉर्मूला अगर है Gm1m2/r², इस पर निर्भर तो करता है ना? नहीं करता है। पिलर का हाइट कांस्टेंट है तो क्या छत उस पर निर्भर नहीं करता है? अगर ये कांस्टेंट है तो क्या ये इस पर निर्भर नहीं करेगा? हाइट के कांस्टेंट रहने से निर्भरता का कोई मतलब नहीं। ये आप कह सकते हैं कि जी किसी पर भी निर्भर नहीं करता, चाहे कोई बदल जाए चाहे कोई ना बदले। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र पर ही ना।
3 नंबर। देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर अवतल दर्पण में क्वेश्चंस खूब पूछ रहा है, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, पोल, फोकस, सेंटर, अनंत, अगर इस एरिया में वस्तु को रखिएगा, इस एरिया में प्रतिबिंब बनेगा, इस एरिया में वस्तु को रखिएगा तो इस एरिया में प्रतिबिंब बनेगा, इस एरिया में वस्तु को रखिएगा तो इसी एरिया में प्रतिबिंब बनेगा। समझ गया क्या लिखे हैं हम? नहीं लिखा? इस एरिया में वस्तु तो इस एरिया में प्रतिबिंब, इस एरिया में वस्तु तो इस एरिया में प्रतिबिंब, या इस एरिया में प्रतिबिंब है इसका मतलब वस्तु इस एरिया में होगा, या इस एरिया में वस्तु है तो इसका मतलब प्रतिबिंब इस एरिया में होगा। आज सेंटर पे रहेगा तो सेंटर पर बनेगा, और अगर इस एरिया में वस्तु रहेगा तो इस एरिया में प्रतिबिंब। सही है? अब दोस्त मेरे, इधर वाला जितना होगा इस सब कैसा होगा? छोटा, बराबर, बड़ा। ई बड़ा ना? कैसा बड़ा? काल्पनिक, सीधा और बड़ा। आई वास्तविक, उल्टा। अभी बीटीएससी की एक वैकेंसी आई है, देखे हो? आईटीआई वालों के लिए है, लगभग 500 सीट आसपास है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, फिटर वालों के लिए। 195 सीट अलग से है फिटर वालों के लिए। जो आईटीआई किया है उसके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है, जो आईटीआई किया है। अदर स्टेट वालों को वही 10%, 10%, मतलब मेनली बिहार के बच्चों के लिए ही है। और हम उसके लिए बहुत जल्द एक प्लान बना रहे हैं, जो उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वालों को फिटर पढ़ना है, फिटर वालों को इलेक्ट्रीशियन, उसके लिए हम सोचे हैं चला कि एक कंप्लीट बैच होगा जिसका रूटीन डेली का कम से कम 10 घंटे का होगा, कोचिंग का, संडे टू संडे, संडे टू संडे 10 घंटे का रूटीन होगा कोचिंग का, जिसमें 2 से 3 घंटा वर्कशॉप होगा। एक टारगेट हम ले रहे हैं चला कि इस वैकेंसी में मैक्सिमम बच्चा अपने यहां से हम भर दें, लेकिन उसके लिए टेस्ट होगा, अल बल को पैसा लेके नहीं पढ़ाएंगे। एक प्रॉपर वे में टेस्ट कंडक्ट हो रहा है, कल हम उसकी पूरी प्लानिंग आपको बताएंगे। इसमें 3 घंटा का वर्कशॉप है आईटीआई वाले बच्चों का, इसी वैकेंसी को टारगेट करेंगे, बाकी कुछ नहीं। एएलपी अपने आप हो जाएगा, इस वैकेंसी का सिलेबस और एएलपी का सिलेबस में थोड़ा सा का डिफरेंस है, एकदम थोड़ा सा। और खास करके लड़कियों के लिए भी सीट है 150 के आसपास, 150 से 250। और सिर्फ इसी वैकेंसी को टारगेट करके एक प्रॉपर 10 घंटे का बैच होगा, जिसमें टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट, वर्कशॉप, क्लास, नॉन टेक टेस्ट, टेक टेस्ट, मतलब 4 साढ़े 4 महीना में बच्चा को जो है ना कंप्लीट वॉशअप कर देना। क्योंकि सब छोड़ देगा, इसलिए छोड़ देगा कि इलेक्ट्रीशियन वाला को फिटर पूछेगा, फिटर वाला को इलेक्ट्रीशियन पूछेगा। जरा पास इलेक्ट्रीशियन डिग्री है लग रहा धू फिटर के पढ़ेगा, जरा पास फिटर डिग्री है लगता है धू इलेक्ट्रीशियन की पढ़ेगा। हम जुगाड़ लगाए हैं उसमें, सेलेक्टेड पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रीशियन वाला को सेलेक्टेड फिटर और फिटर वाला को सेलेक्टेड इलेक्ट्रीशियन। उतने क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे जितना से अगर काम हो जाए। ये वैकेंसी में जेल लगेगा अगर हो जाएगा, इसलिए कि लगने का हिम्मतें बहुत कम लोग करेगा। वैकेंसी उल्टा है, कुछ उल्टा नहीं है, बहुत सीधा है, खाली तरीके से हैंडल करने की
जब एक हम थोड़ा बिलीव दिलवाते हैं, फॉर्म भरेगा 100 बच्चा, अगर तुम्हारे पास काबिलियत है तो पढ़ लो, अपने से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, जैसे करो, उसमें से तैयारी मुश्किल से 10 बच्चा करेगा। 10, जैसे कह रहे हैं वैसे ही तैयारी। अगर कोर्स ले भी लेगा तो नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ओकरा लगेगा भारी, प्रैक्टिकल उसका नॉलेज है नहीं, इलेक्ट्रीशियन वाला को फिटर क्या बुझाएगा, कुछ नहीं पढ़ेगा। बहुत आसान है, बच्चा सेलेक्ट करके लेंगे और सेलेक्ट करके उसको जॉब तक जाएंगे, ठीक ना। उसके लिए लेकिन प्रॉपर वे में टेस्ट होगा, और भी आप टेस्ट भी होगा, फीस भी लगेगा, ऐसा नहीं कि मुफ्त वाला मामला है। रहना खाना तुमको अपने घर पे है। एक ग्रुप बनाएंगे हम उस स्पेशल बैच के लिए। उस ग्रुप में जब जब मैसेज जाएगा, चाहे 7 बजे भोर में जाए कि 8 बजे, हॉस्टल तोस्टल के कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, 8 बजे भोर में जाए, तोरा वर्कशॉप में 8 बजे बुला लिया, मतलब 8 बजे तोरा चल आना। अब सोचें, चला छोटा छोटा वैकेंसी को टारगेट करेंगे और A to Z बच्चा अपने यहां से भेजेंगे। वो टारगेट होगा कि बैच में फिक्स है, इसी के लिए पढ़ाना है, कंबाइंड किसी के साथ नहीं करेंगे, ठीक ना। उसका लेकिन एक टेस्ट आपको देना है, सबके लिए ओपन होगा वो टेस्ट। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा टेस्ट में, पीटी होगा, उसके बाद मेंस होगा, मेंस के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू नहीं हो लेंगे, मेंस लेकिन लेंगे। पीटी होगा ऑनलाइन, मेंस होगा ऑफलाइन बैठा के, क्योंकि पीटी में चोरी कर लेगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। और तब उसके बाद चला एक नॉमिनल फी लेकर के उस बच्चे को हम तैयार करना शुरू करेंगे, 10 घंटा डेली। क्वेश्चन क्या रहेगा वो तब बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा दे देंगे, तू करने लेगा। भेड़िया धसान एडमिशन नहीं लेंगे। ट्रेड, ट्रेड 60 नंबर का रहेगा। हम जो टेस्ट लेंगे, नहीं ना, उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और मैथ के और जीके के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ना। चलो आते हैं इधर। हाँ, कल बता देंगे, कल उसका फुल अनाउंसमेंट हम कर देंगे। फी उसका क्या रहेगा, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, ऑल चीज मिला के, वर्कशॉप, टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सारा होकर अलग होगा। ये बैच में नहीं मिलेगा, वो अलग होगा। उसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसका सारा क्लास अलग होगा। कहता है किसी वस्तु, क्योंकि करके हम चला गुरुकुल में देख लिए, लगभग बच्चा का रिजल्ट हो गया, लगभग 90% बच्चों का, 95% का रिजल्ट हो गया। हम सोचे क्यों ना अब इसको और बढ़ाया जाए, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उस पर मेहनत करके उसको रिजल्ट तक पहुंचाया जाए, जो पढ़ने वाला है। कहते किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण, बताओ आंसर। सी। अगला बता, किसी वस्तु में एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी, चला रिपीटेडली पूछ रहा, उत्तल दर्पण है, यू का मान कितना, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर यू का मान कितना, -18, भी एफ का मान कितना, प्लस की माइनस, +9 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम निकालना है, क्या करना होगा बता, भी निकालना होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहां से भी निकाल लोगे, कैसे निकालोगे बताओ, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। बताओ 1/f, f कितना, f कितना रे, माइनस, -18। देखो तो ये कैलकुलेट करके हमको लगता है 18, 2, 1, 3 छके 18, कितना 6, भी का मान आ जाएगा 6। एम बराबर फॉर्मूला -v/u, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 18। बड़ा हिसाब से बनाना चला, ये को माइनस इधर से उधर होगा तो गड़बड़ हो जाए। हो गया। पढ़े।
एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है, सही है? यह बात किसने कही थी? इलेक्ट्रॉनों की चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं करता है। करता कि नहीं करता? हाँ, कौन बल? इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर महत्तम बल का अनुभव करता है, क्योंकि हम बोले थे लंबवत में महत्तम बल लगता है और समानांतर में न्यूनतम अर्थात जीरो। क्या होगा आंसर बता? एक सही है। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड मिश्रण है किसका? ये विषमांगी मिश्रण है। चला, इसमें टिंडल प्रभाव होता है। रात में भी क्वेश्चन आया था। क्या हुआ? आंसर गड़बड़ है। आंसर ठीक कर लो न। अरे रात तो करवाए हैं। सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड जो है, ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है, क्योंकि ये मिलता ही नहीं है। और चूंकि मिलता ही नहीं है इसीलिए तो विषमांग है। इसीलिए क्या है? विषमांग अलग अलग रहता है। अब विषमांग विलयन ही ना टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। बताओ चला, टिंडल प्रभाव कौन दर्शाता है? कोलाइड विलयन। अब कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल कौन है? कौन है? कोलाइड विलयन का एग्जाम्पल कौन? दूध। दूध एक कैसा विलयन है? दूध कैसा विलयन है? विषमांग। हो गया? यदि एल्युमिनियम की यही पूछे थे अभी ओकरा से। अभियान पूछे थे रे। एल्युमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की 2। मार दो। क्या हो जाएगा? Al2O3। क्या हो जाएगा? Al2O3। आगे बढ़े। आंसर बता। क्यों होगा ये पता है ना? इसकी संयोजकता उस पर और उसकी संयोजकता इस पर। एक परमाणु का 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? कितना प्रोटॉन है? 17। इलेक्ट्रॉन भी 17 होगा और न्यूट्रॉन कितना है? 18। इसका मतलब ये कितना होगा? 35 होगा तब ना। 35 में 17 गया 18। सही है ना? ये सब चला हिसाबे से मारना। कब 18 मरा जाएगा पता नहीं चलेगा तुरंत। इसलिए एकदम हिसाब से मारना। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से निम्न का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड बना। ऑक्सीजन हटा कि जुटा? हटा। कौन अभिक्रिया? कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से कौन सा उदाहरण है? बताओ। विस्थापन का कोई मतलब बन रहा है क्या? संयोजन का? उदासीनीकरण तो होगा नहीं। अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा, लवण और जल देगा। आंसर बताओ। ये होगा। अपघटन इसलिए क्योंकि यहां से ऑक्सीजन टूट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? टूट रहा है। ऑक्सीकरण अवकरण दिया है। ऑक्सीकरण अवकरण देता तो उसके बारे में सोचना पड़ता आपको कि ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए ऑक्सीकरण हो जाता। ऑक्सीकरण हो जाता। ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए क्या हो जाता? अवकरण। क्या हो जाता? कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? बताओ। कौन नहीं है? जल्दी बता। कोई नहीं है। बी। बी फॉर बॉल। ये
कह रहा है कौन सा द्विविस्थापन, सी। सी तो है, ये है, ये। ई तो है, ये है, ई भी है, ई भी है, केवल ई नहीं है। केकरा डाउट हो रहा है एकरा में, हाथ खड़ा करो। क्या डाउट हो गया था? 1 मिनट सुन लेते हैं, चलो बात। तू गिरा नहीं, एगो तोहर भाई पूछिए रहा है, बोल। इसमें अच्छा, यहां डाउट हो गया तुमको, यहां अरे यार, BaSO4 अब सही है ना? Mg3N3 नहीं होगा, देखो बताओ क्यों। मैग्नीशियम के भाई तुम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? मैग्नीशियम चला 12 ना, 2 8 2। मैग्नीशियम कितना? 12, 2 8 2। भाई तुम कक्षा में 2, तो एकर संयोजकता कितना? 2, तो एकर संयोजकता एकरा पर होगा 2। लेकिन नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी? कितनी? 3 हो गया, तो 3 एकरा पर है ना? कि Mg3N2 बनाया, फिर किससे अभिक्रिया किया? H2O से। अब H2O से जो अभिक्रिया किया तो MgOH हॉल 2 हुआ, बोलन रे। और साथ में ही बना दिया NH3, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है केवल उत्क्रमणीय प्रक्रिया में ही अमोनिया बनाता है, बाकी किसी प्रक्रिया में अमोनिया का निर्माण नहीं होता। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है। सोडा एसिड मारो, कौन मार दे? देखो चला, ये हमेशा याद रखना, सोडा एसिड अग्निशामक जो बनता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इससे बनता है CO2। इसीलिए चूंकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रकार का क्या है, सोडा, बोलन रे। तो सोडा एसिड CO2 से आग बुझाते हैं, CO2 से क्या बुझाते हैं? इसको देखो क्या पूछते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडा एसिड अग्निशामक। समझा? नहीं समझा? व्हाट इज द आंसर? A फॉर एप्पल। पढ़े? पढ़े? बता। ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? ऑक्सीकृत होना मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन जुटना, हाइड्रोजन हटना। ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन हटना। बताओ व्हाट इज द, क्या होगा? ये एकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है, मार दो सरिया के हाइड्रोक्लोरिक एसिड। समस्या क्या है? दूसरा को लग रहा है शक है तो बताओ, है? कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है बताओ? रेडॉक्स मतलब जकरा में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अवकरण भी। कौन नहीं है? 3 नंबर, डी। ये ये नहीं है। यो बोलिए दिया, बचा क्या? ये होगा, ये सब बोल दो। B फॉर डॉग, B फॉर बॉल। चेक कर लेते हैं B फॉर बॉल को। 3 नंबर, सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है,
बोलो, ऑक्सीकरण हो गया। अब अवकरण भी होना चाहिए। बोलो रे, क्या अवकरण हो रहा है एकरा में? कोई एक गुना आंसर होगा। रिडॉक्स हो रहा है मतलब ऑक्सीकरण भी होगा, अवकरण भी होगा। तो उसमें दो घटनाएं होंगी। एक घटना होगा ऑक्सीकरण, एक घटना क्या होगा? ऑक्सीकरण। और एक घटना होगा अवकरण। ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ेगा, देखो, या हाइड्रोजन हटेगा। या मतलब समझ रहा ना, दोनों में से कोई एक की दोनों होगा, कोई एक, या दोनों भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक होगा। और इसमें ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन जुटेगा। बोलन रे, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, या दोनों में से कोई एक होगा, बोलवे नहीं करेगा। अब ध्यान से देखो कि इसमें ऑक्सीजन तो जुट रहा है, क्या बाकी कोई घटना हो रही है? हो रही है, तो यही आंसर हो जाएगा। हम सब चेक कर देंगे, रुकना, चेक कर देंगे, काहे हड़बड़ा रहा है? अब तुम कहोगे, यहां से तुम देखो, ये में तो जो बोल रहा है वो साफे बेवकूफ है, इसीलिए बोल रहा है। ये में तो क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। ये बोला ये कि इसका कारण है इरेगुलरिटी। इरेगुलर रहता है ना। यस सर, कहता यस सर। हाँ, इस पे तुमको क्यों शक हो रहा है बताओ? तो ऑक्सीजन यहां से हटा है, तो ऑक्सीजन यहां जुटा भी तो है। मतलब तो और छोड़ो न, थोड़ा दिक्कत की है बताओ। ए अभी तुरंत देखो, एक और है, ऑक्सीजन हट रहा है तो हाइड्रोजन कहीं जुट रहा होगा। अरे हाइड्रोजन है कहां रे, गाजा फूक के आया है? हाइड्रोजन है कहां? और अभी तुरंत हम बोले तुमको कोई एक ही घटना होगा, हम लिख रहे थे तो हम बेवकूफ थोड़े थे। यहां नहीं लिखे थे, लेकिन यहां हम लिख दिए थे। या बता, हमको लग गया था कि ये समस्या हो सकती है कि आप सोचेगा दोनों घटना, दोनों में से कोई एक, या दोनों, या दोनों। आप कहिएगा खाली ये हो जाएगा ये नहीं होगा, तब भी होगा। ये हो जाएगा ये नहीं होगा, तब भी होगा। दोनों में से कोई एक हो जाएगा तब होगा, दोनों हो जाएगा तब तो और बढ़िया से होगा। बोलो। हाँ, और डाउट है केकरा पे? थर्ड, फोर्थ। फोर्थ में क्या डाउट है? फोर्थ में तो सीधे दिख रहा है रे। तीन, ये तो आंसर है। छोटा बेटो, हम एक एक कर, ई क्लियर है? अरे ई क्लियर है। यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, देखो, अगर इससे नहीं पकड़ाएगा तब एक और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन ग्रहण। तब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। बताते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन के जुटने हटने से नहीं पकड़ाएगा तब क्या निकालना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा मतलब ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा मतलब अवकरण। कितना? 3 नंबर। 3 नंबर तो ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर से कह रहे हो निकालने, निकाल देते हैं। एकर कितना? 0। एकर कितना? 0। बोलन रे, एकर कितना? बोलन रे, -2। एकर कितना? +1। तो तुम देखो, ये तुम कहोगे सर ये 0 से बढ़ के हो गया -2, घटा कि बढ़ा? हाँ, 0 से +1 ना हो गया रे। तुम कहोगे सर 0 से हो गया +1 तो बढ़ा,
आई 0 से हो गया -2, घट गया। तो घट गया, तुम कहोगे सर तब तो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों हो गया, यही कहना चाह रहे हो क्या? ये अपवाद कंपाउंड है, पेरोक्साइड कंपाउंड जितना है ना वो सारे के सारे अपवाद हैं, ठीक है। तुम चला इस पर नहीं जाना, नहीं तुमको सारा अपवाद याद रखना होगा। तुम सीधा सीधा बात करना, ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। H2O2 अपवाद है, Na2O2 अपवाद है, ये सब पेरोक्साइड, हाइड्राइड कंपाउंड और पेरोक्साइड कंपाउंड के अपवाद है। उस पर लेकिन जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपका काम इसी से हो जाएगा। सब क्वेश्चन जितना है मार्केट में सब बन जाएगा। चारों चार में की समस्या हो गई भाई। ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, ऑक्सीजन यहां जुट रहा है। गांजा पियो गांजा, भाग चुट्टा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर के बाद आओ, 18 का आंसर बताओ। एक प्राकृतिक सूचक है पत्ता गोभी, अम्ल और क्षार के साथ मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान करें। नीला हरा, बोलोगे कैसे होता है, याद रखो। याद नहीं रखोगे तो इसके सामान्य विज्ञान में फर्स्ट पेज में लिखा है, जाके याद करो। कौन किसके साथ अभिक्रिया करेगा, कौन सा रंग देगा, याद रखना होगा। एक आंसर बताओ। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और धातु के ऑक्साइड अम्लीय। कितना बार बोले सही है। धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड क्षारीय ये तो गलत ना है। अधातु विद्युत ऋणात्मक होता है, अधातु के वाइतम कक्षम 5, 6, 7 होता है तो ग्रहण न करता है, तो ग्रहण करेगा तो विद्युत ऋणात्मक। जबकि धातु विद्युत, ये तो सही है। ये आंसर दिया है, हमको चुनना है गलत। डाउट है हाथ खड़ा करो, कोई बात नहीं, डिस्कशन क्लास है, जहां दिक्कत है बताओ। अल्कोहल के कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकरण, एक बात बताओ, अल्कोहल है तो OH है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया COOH हुआ, एक ऑक्सीजन बढ़ा कि घटा? निम्नलिखित में किसका उपयोग करेंगे, किसका करेंगे बताओ। ये चला देखो, निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग हाइड्रोजन को जोड़ने में हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। हम थोड़ा कल बोले थे कि दोस्त थोड़ा आधा अधूरा जानकारी आता यो क्वेश्चन बनेगा। देखो क्वेश्चन जिन नहीं हो जानता होगा वो बनाएगा। इतना तो तुम जानते हो ना कि हाइड्रोजन का जोड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, जिसमें निकेल और पैलेडियम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जो असंतृप्त वसा को संतृप्त वसा में बदल देता है। बोलो, तो ये दोनों तो तुम्हारा आंसर नहीं है ना होगा। धातु जिंक है, जिंक का कभी उत्प्रेरक के रूप में आप उपयोग सुनबो नहीं किए होंगे। एक एक ऑप्शन बच गया, कौन? कार्य पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा? अभी आया था जस्ट क्वेश्चन, कैसा? गुलाबी। यही होगा। चला 15 दिन 1 महीना छोड़ दोगे, 2 महीना पढ़ना तो तुम्हारा पोटेशियम परमैंगनेट के रंग लाल हो जाएगा। जैसे अभी होकर बेरियम सल्फेट के रंगे ने पता चल रहा था, बोला 3 महीना से छोड़ दिए। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है, बताओ आंसर। ए की बी की सी की डी? डी। डी। क्लोरोफिल कैसे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में? सी। दोनों में अपना अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है ना, अपना अपना होता है। लवक, लवक कहां पाया जाता है? केवल पादप में। कितने प्रकार के लवक? 3, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान भरता है, कौन स्थान भरता है? बताओ आंसर। ए की बी की सी? देखो एरियोलर उत्तक जो होता है घाव के भरने के लिए यूज होता है। एडिपोज टिश्यू का संबंध वसा से है, किससे है? तो कहता है एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर स्थान भरता है जब घाव वगैरह हो जाता है तो, और डैश अंगों को सहारा देता है, आंतरिक अंगों को क्या देता है? सहारा देता है। पता, बी कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित विटामिन उनके संबंध नाम सही ढंग से जोड़ा गया है।
कौन कौन है, याद है होगा तुरा? ए की बी की सी, बी, डी फॉर डॉग, सब सही है। विटामिन B2, राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B7 बायोटीन और B12 साइनोकोबा, सब सही है। पुष्प में मादा जनन अंग में उभरा फला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। और मध्य में लंबा भाग कहलाता है वर्तिका, और सबसे ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र। कौन से डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? एस्ट्रोजन, बोलो रे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेल की फीमेल? फीमेल सेक्स हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। जितना भी मेल सेक्स की क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा संचालित होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन, आयोडीन, एड्रिनलिन, लड़ो या उड़ो। हृदय की उत्तेजना का संबंध कौन हार्मोन से है? एड्रिनलिन से। सही है। देखो एको को हिल रहा है, 25 खत्म हो गया। एको को नहीं हिल रहा है, देखो डर से भी नहीं हिल रहा है। अब पढ़ना है इसलिए भी। कोई बात नहीं, चला पढ़ो, ये सब काम नहीं।